ये पत्रकार वार्ता इस पूरे देश में कई शहरों में हो रही पत्रकार वार्ता में से एक है और ये पत्रकार वार्ता करना अनिवार्य है। और अनिवार्य इसलिए है क्योंकि झूठ बहुत दमखम से बोला जा रहा है और इसीलिए सच को भी उतनी हुंकार भरकर बोलना पड़ेगा, अन्यथा झूठ के प्रोपेगेंडा में, झूठ के नैरेटिव में कहीं ना कहीं सच दब जाता है, छुप जाता है। हम महात्मा गांधी की पार्टी हैं तो हमें लगता है सत्य तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही और हर बार सामने आता है, लेकिन शायद हमारी शालीनता सामने वाले को यह मौका दे देती है कि वो झूठ का प्रपंच और तेजी से फैलाए और इसलिए सच बोलना जरूरी है। सर्वप्रथम मैं यहां पर नेशनल हेराल्ड में जो चार्जशीट फाइल करी गई है, जो पूरा फर्जी वाड़ा है, जो पूरा बोगस केस है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने आई हूं। लेकिन सर्वप्रथम एक टिप्पणी मैं देश के मौजूदा हालात पर और जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर जरूर करना चाहती हूं। आज इस देश में हालात ये हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बच्चा बच्चा इलेक्शन डिपार्टमेंट बीजेपी का बताता है। आज हालात ये है कि सीबीआई और इनकम टैक्स की साख डूब चुकी है। आज हालात ये है कि जिसके खिलाफ ईडी एक्शन लेती है उसको लगता है मैं सच की सही लड़ाई लड़ रहा हूं, अन्यथा बीजेपी मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेती। एजेंसीज का लगातार दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 11 सालों में हो रहा है। 95% जो केसेस ईडी के हैं वो इस देश के विपक्ष के खिलाफ है और उन लोगों के खिलाफ है जो दमखम के साथ आंख में आंख डालकर भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी की विफलताओं को उजागर करते हैं, उनसे लड़ते हैं। तो सर्वप्रथम मैं थोड़ी सी, क्योंकि भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उस पर चर्चा करना अनिवार्य समझती हूं और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। एजेएल क्या है, यंग इंडियन क्या है, उसमें सोनिया जी और राहुल जी का रोल क्या है, क्या केस है, यह बताना जरूरी है। तो अगले 5-6 मिनट मैं आपसे अपेक्षा करती हूं कि अगर आप मेरी बात थोड़े ध्यान से सुने तो अपने आप थोड़ी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। इस देश की जंगे आजादी के दौरान जब अखबारों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा था या वो ब्रिटानिया हुकूमत के प्रभाव में थे, तब हिंदुस्तान की सबसे मुखर आवाज बनने का काम नेशनल हेरल्ड और नवजीवन जैसे अखबारों ने किया। नेशनल हेरल्ड और नवजीवन अखबारों को चलाने की प्रेरणा महात्मा गांधी, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरदार पटेल जैसे लोगों से मिली और पंडित नेहरू ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना की 1937 में, जो नवजीवन और नेशनल हेरल्ड और कौमी आवाज जैसे अखबार छापता था। असलियत यह है कि ब्रिटिश हुकूमत भी नेशनल हेरल्ड से उतना ही चिढ़ती थी जितना मोदी जी चिढ़ते हैं। 1942 को नेशनल हेरल्ड को बैन करने का काम इन्होंने किया था और 1945 तक नेशनल हेरल्ड बैन रहा था। अब बात करते हैं एजेएल पर संकट कैसे आया। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना आजादी के महानायकों ने की थी, क्योंकि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पेपर था और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा था, जाहिर है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा। इसके ऊपर लगातार डेट बर्डन, जिसको कि कर्जा कहते हैं, वो बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि नेशनल हेरल्ड का छपना टेम्परेरी बंद हो गया। नेशनल हेरल्ड कर्ज में डूबा और तब कांग्रेस पार्टी ने, और यह बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर झूठ नंबर 1 बोला जाता है, तब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेरल्ड की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ का लोन दिया। यह लोन एक साथ नहीं दिया गया, यह लोन 100 बैंक ट्रांजैक्शन और चेक के माध्यम से दिया गया। इसका सारा ब्यौरा, इसका स्टेटमेंट हमारे जो पार्टी का स्टेटमेंट है उसमें है, जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत हम हर साल इसी को देते हैं। यह लोन 90 करोड़ का था, 100 बैंक ट्रांजैक्शंस और चेक के माध्यम से दिया गया। लेकिन क्योंकि एजेएल पर बहुत ज्यादा कर्ज था, और इस लोन का क्या उपयोग हुआ, इस लोन से एजेएल के जो कर्मचारी थे उनको वीआरएस का पैसा,
उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी ग्रेच्युटी, उनकी रुकी हुई सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल इत्यादि पे किए गए। लेकिन कोई भी कंपनी, और आप में से जो थोड़ा बहुत आर्थिक जगत से संबंध रखते हैं, कोई भी कंपनी अगर कर्ज के तले दबी हुई है तो वो नहीं चल सकती है। लेकिन उसको बोलने से पहले मैं आपको पहला झूठ बता देती हूं। पहला झूठ ये बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पैसा कैसे दे सकती है। ये मामला 2012 में पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच के पास गया और पूरी इलेक्शन कमीशन की बेंच ने रूल किया कि कांग्रेस पार्टी ये लोन दे सकती है, इसमें किसी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। दिस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लीट बेंच ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये पहला झूठ यहीं पर ध्वस्त होता है क्योंकि झूठ ये जोर से बोला जाता है। खैर, इस कर्ज को 90 करोड़ के कर्ज को कर्मचारियों को देने में, बिल चुकाने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि कंपनी पर कर्ज इतना ज्यादा था, वो ऑपरेशन नहीं कर सकती थी। इस समय एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे, 760 शेयर होल्डर्स। आप में से कुछ लोगों के पास कंपनीज के शेयर होंगे, किसी के पास रिलायंस के होंगे, किसी के पास टाटा के होंगे, किसी के पास किसी बिरला कंपनी के होंगे। आप एक शेयर होल्डर है। वैसे ही एजेएल के 760 शेयर होल्डर थे और तब एजेएल के कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। ये हिंदुस्तान की अधिकांश कंपनियां रोज करती हैं और खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको एनसीएलटी में रोज करने का काम करती है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब आप डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं तो उसी इक्विटी को आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो बीमार कंपनियों को चलाती हैं, और ऐसा हमने भी किया। हमने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया और यंग इंडियन नाम के एक कंपनी बनी 2010 में, और ये सारी इक्विटी उसमें ट्रांसफर हुई जो डेट कन्वर्जन हुआ था। यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल के किसी एसेट का टेक ओवर नहीं किया, एजेएल की किसी इनकम, एक नए पैसे की इनकम एजेएल की यंग इंडियन के पास नहीं जाती है। यंग इंडियन एजेएल का 760 शेयर होल्डर थे, 761वां शेयर होल्डर बना। यंग इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25, जो पहले सेक्शन 25 था अब सेक्शन 8 है, उसके अंतर्गत एक कंपनी है। सेक्शन 25 या सेक्शन 8 के अंतर्गत जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है, उसके शेयर होल्डर को, उसके किसी डायरेक्टर को एक नए पैसे की सैलरी, एक नए पैसे का डिविडेंड या एक नए पैसे का मुनाफा नहीं मिल सकता है। यंग इंडियन के शेयर होल्डर्स सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी हुए। और वो इसलिए हुए क्योंकि उस समय सोनिया जी पार्टी की अध्यक्ष थी, राहुल जी महासचिव थे, ऑस्कर फर्नांडिस संगठन महासचिव थे और मोतीलाल वोरा जी तब कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरर थे। इसके दो डायरेक्टर सैम पिट्रोदा जी और सुमन दुबे जी हुए, लेकिन ये शेयर होल्डर नहीं थे। तो दूसरा झूठ कि यंग इंडियन ने कब्जा कर लिया, यंग इंडियन ने कोई कब्जा नहीं किया। यंग इंडियन आज भी महज एक शेयर होल्डर है। एजेएल के 6 प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी है, एजेएल की इनकम उसकी है। एजेएल एक नए पैसे का प्रॉफिट यंग इंडियन को नहीं देता और यंग इंडियन अपने शेयर होल्डर्स को एक पैसा नहीं दे सकता। तो तीसरा झूठ कि राहुल जी या सोनिया जी या अन्य कोई खूब पैसा बना रहा है, वो सफेद झूठ है क्योंकि वो पैसा बना ही नहीं सकते हैं सेक्शन 25 कंपनी के अंतर्गत। ये बातें 2012 तक चलती रही। उसके बाद एक और झूठ बोला जाता है और वो झूठ है एजेएल के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसी सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया और जो पेपर्स दायर हुए उसमें भी एजेएल की प्रॉपर्टीज की वैल्यू 359 करोड़। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली क्योंकि ये 5वां झूठ बोला जाता है। 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी का झूठ और सच इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है प्रॉपर्टी महज 359 करोड़ की है। इस पूरे मामले में सुब्रमण्यन स्वामी
इलेक्शन कमीशन गए और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ने रूल किया, इसमें कोई धांधली नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये पैसा दे सकती है। उसके बाद सुब्रमण्यन स्वामी ने बीजेपी के इलेक्शन डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगातार मनी लॉन्ड्रिंग का केस लिखने की चिट्ठियां लिखी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस मामले को देखा, 2-3 बार इसकी सर्वेक्षण हुआ और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 2014 में 2015 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद कहा इसमें कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। और यह कितनी हास्यास्पद बात है कि यह पूरी चार्जशीट उस केस में दायर हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए हैं, जहां पर एक पैसे का लेन देन, एक प्रॉपर्टी का इधर से उधर, एक प्रॉपर्टी का या एसेट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। खैर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं है। यह अलग बात है कि उस डायरेक्टर को तुरंत बीजेपी ने 2015 में हटा दिया, तब डायरेक्टर कटोच थे, उनको हटाकर स्पेशल डायरेक्टर अपने लोगों को डालने की कोशिश हुई। वो डायरेक्टर जिनको तमाम बार एक्सटेंशन मिला और उनका क्या आर्थिक पृष्ठभूमि है मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मिश्रा जी मेंबर है। तो ये सारा घोलमाल बीजेपी ने किया। खैर, 2013 से 2020 तक सुब्रमण्यन स्वामी ने इस पूरी कवायद करी, कोर्ट में इस पर मुकदमा लड़ा। लेकिन 2020 में जब सुब्रमण्यन स्वामी को हमारे लॉयर्स ने क्वेश्चन शुरू किया तो खुद स्वामी ने हाई कोर्ट से अपने ही केस में स्टे ले लिया। लेकिन उस समय वो नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की भी थोड़ी असलियत और कलई खोलने लगे थे, तो मोटा भाई और छोटा भाई को लगा कि कहीं ये बिदक ना जाए, तो उन्होंने 2021 में इस पूरे केस में सरकार की तरफ से एक केस दायर किया। और यह डेट थोड़ी जरूरी है, 2021 में सरकार ने केस दायर किया, 2023 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया, इसको किसी कोर्ट को स्वीकृति देनी होती है। 10 अप्रैल 2024 पिछले साल 10 अप्रैल 2024 को एक ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर को अप्रूव किया और उसकी कंडीशन थी कि 365 दिन के अंदर चार्जशीट दायर होनी चाहिए, अन्यथा केस बन जाता। मोदी जी 11 साल से सत्ता में है, 12 साल पुराना केस है। 365वें दिन ऑन द 365th डे 9 अप्रैल 2025 को आनन फानन में इधर उधर हाथ पैर मारकर एक चार्जशीट दायर करी गई और उसमें इतने हास्यास्पद चार्जेस लगाए गए। और जैसा कि मैंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज उस केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। हम इस पूरे चार्ज से, हम इस पूरे केस से कोर्ट में तो निपट ही लेंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इसमें अपना प्रतिशोध की राजनीति दिखाई है, जिस तरह से सरकार ने बार बार ओछी बदले की भावना से काम किया है, वो आज दुनिया के सामने है। आप जी हजूर सत्ता में बैठे हैं, 365वें दिन आप इसलिए चार्जशीट दायर करते हैं क्योंकि आपके पास न तथ्य है, न साक्ष्य है, न सबूत है। असलियत यह है कि यह पूरा केस सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कांग्रेस पार्टी बुलंदी से आपसे लड़े ना। लेकिन हमारी लीडरशिप, हमारा नेतृत्व, हमारे अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे आपकी आंख में आंख डाल के लड़ते हैं और कहते हैं कुछ भी हो जाए मुझे उस कॉन्सिक्वेंस की, उसकी कोई चिंता नहीं है। आपने उनका घर लिया, कोई बात नहीं, आपने उनकी सदस्यता का षड्यंत्र रचा, कोई बात नहीं, वो फिर भी आपसे लड़ रहे हैं और यही डर आपको सताता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक छठा झूठ जो बोला जाता है, एजीएल तो जी, नेशनल हेराल्ड तो जी छपता ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन हर हफ्ते छपते हैं। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन की तमाम वेबसाइट्स हैं। असलियत एक ये भी है कि तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स उनके ऑपरेट करता है एजेएल। और एक नया जो झूठ बोला गया, वो मैं अंतिम बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगी कि हमारी हिमाचल की सरकार ने नेशनल हेराल्ड को इश्तेहार क्यों दिया। मध्य प्रदेश की आपकी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार ने, महाराष्ट्र की आपकी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की आपकी सरकार ने, राजस्थान की आपकी सरकार ने, हरियाणा की आपकी सरकार ने लगातार
मैं क्यों ना पूछूं कि ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य को इश्तेहार क्यों दिया। और आप में से कुछ लोग, आप नहीं, आपके जो साथी स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इस पर सवाल उठाते हैं, आपकी सैलरी भी सरकार के उन्हीं इश्तेहारों से आती है जो आपके चैनल में दिए जाते हैं और आपकी आवाजों को दबाया जाता है। तो मुझे लगता है बेमानी बातें करना एक चीज है, झूठ बोलना एक चीज है। हर झूठ की कलई खुली है, हर झूठ का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है सरकार के पास। ये सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति से की हुई एक चार्जशीट है और इसका मुकाबला हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन एक बात इससे साबित हो गई है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार डरती है, इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। धन्यवाद। आपके सवालों का स्वागत। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो डेट 90 करोड़ की थी। जब वो इक्विटी में ट्रांसफर हुई तो कुछ शेयर बने, मान लीजिए 10 शेयर बने। 10 शेयर, अगर 4 शेयर होल्डर्स हैं तो 2.5 शेयर सबको मिला। इसमें क्या बड़ी बात है? ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो एक नया पैसा अपने किसी शेयर होल्डर को नहीं दे सकती है। जब भी कोई दिवंगत होता है तो उसका शेयर पूल में आ जाता है और जब कोई नया नॉमिनेट होगा तो उसको वो शेयर दिया जाएगा। किसकी है? उस हिस्सेदारी से उनको क्या मिल रहा है? आप सवाल पूछे, मैं आपसे सवाल दोबारा पूछ रही हूं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास 38% शेयर है, उससे उनको क्या मिल रहा है? क्या वो एजीएल के मालिक बन गए? नहीं। क्या उनको एजीएल के जो 3, 4, 5 एसेट्स हैं इस देश में, कहीं कहीं कुछ बिल्डिंग है, उसकी मालिकाना हक मिल गया? नहीं। क्या वो एजीएल के बोर्ड पे है? नहीं। क्या एजीएल के यहां जो थोड़ा बहुत रेंटल किसी बिल्डिंग से आता है वो सोनिया जी के खाते में आ रहा है? नहीं। उन्होंने तो कर्ज को चुकाने के लिए एक कंपनी बनाई और उसमें उनकी शेयर होल्डिंग है। उससे उनको क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। आप अगर अमूमन किसी और कंपनी में डायरेक्टर बनिए, और सरकार ने तो क्या बड़े बड़े लोगों को डायरेक्टर बनाया है। ओएनजीसी में अपने प्रवक्ताओं को घुसा घुसा के डायरेक्टर बनाया है। 20-20 लाख रुपए मिलता है साल का। यहां पर तो एक नया पैसा नहीं मिल रहा है क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 कंपनी है। मैं कह रही हूं अगर 100% भी शेयर है, मिल क्या रहा है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मिल क्या रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। आप किस चीज का, आपको क्या दिक्कत है कि उन्होंने कर्ज चुकाया? आपको दिक्कत है कि वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट में, यहां पे चार्ज आप किस चीज का लगा सकते हैं? अगर इनकम उनको आ रही होती तो आप कहते कि देखिए कर्जा चुकाकर वो इनकम खा रहे, 1 पैसे की इनकम उनको नहीं आ रही है। अगर उनको डिविडेंड मिल रहा होता तब भी आप ये बात कह सकते थे। अगर उनको मालिकाना हक मिला होता तब भी आप ये कह सकते थे। उनको तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो 100 नहीं 150% शेयर मिल जाए क्या फर्क पड़ता है? उनको मिल क्या रहा है इसमें? पहले मैं इस मुद्दे पर बात करूंगी, पहले मैं इस मुद्दे पर बात करूंगी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन इसके बाद आपने इतनी देर मेरी बात सुनी, मैंने बोला अगर इस पर सवाल है तो पूछिए, आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन पहले नहीं। ये पहली चार्जशीट ईडी ने दायर करी है किसी विपक्ष की नेता के खिलाफ। 2014 के बाद से, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2014 के बाद से लगातार झूठे मुकदमे विपक्षी नेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। 95% केसेस विपक्षी नेताओं के खिलाफ चलते हैं। कमाल की बात यह है कि उनमें से अगर कोई भी एक विपक्षी नेता आपके वॉशिंग मशीन में नहाकर आपका गंगाजल और आपके सर से धुलकर निकल आता है, आपका पटका पहन ले, तो वो तो भाई उससे अच्छा कोई है ही नहीं, उसको आप गले लगा लेते हैं। चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो येदियुरप्पा, कोई भी हो।
आपसे जिसने गले मिल लिया उसके खिलाफ ईडी अपना केस बंद कर देती है और बाकियों के खिलाफ ईडी जाती है। क्या यह अचंभे की बात नहीं है कि जहां चुनाव अनाउंस हुआ विपक्ष के घर ईडी, जहां बड़ी जिम्मेदारी मिली ईडी के छापे। आपको ये कोइंसिडेंस लग रहा है? मोदी जी की किरकिरी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से है और मोदी जी वस्तुतः राहुल गांधी से परेशान रहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बाकी लोगों की तरह लेश मात्र भी आपके साथ समझौता करने को किसी मुद्दे पर तैयार नहीं है। वो इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए उसी प्रखरता से सवाल पूछेंगे जो आज तक पूछते आ रहे हैं। क्या नहीं है? मैं आशा ही करती हूं कि यहाँ के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो थोड़े पढ़े लिखे होंगे और आर्थिक मामलों में थोड़ी सी अपनी दखल रखते होंगे और थोड़ा सा राजनीति को समझते होंगे। अगर समझते तो इस तरह की बात नहीं करते। अगर आप लोग भी शायद तथ्य जानते तो आप उनसे पूछते कि आप ये सफेद सपाट झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कौन हैं? क्या आप पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट से बड़े हैं? क्या आप चुनाव आयोग से बड़े? क्योंकि चुनाव आयोग की पूरी बेंच ने इस पर अपना जजमेंट 2012 में दिया है। तो क्या यहाँ के उप मुख्यमंत्री उस जजमेंट को खारिज कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का वो जजमेंट गलत है? क्या उनको इस बारे में जानकारी भी है? क्या वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का मतलब भी समझते हैं? मेरे सामने अगर उप मुख्यमंत्री जी आए तो मैं सबसे पहले उनसे पूछूंगी, हर घंटे 5 नाबालिगों के साथ यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर बात करिए आप। ये तकनीकी और लीगली तौर पे जी, यंग इंडियन कंपनी की 5 लाख रुपए में 90 करोड़ के ट्रांसफर के लिए बनाई थी, तकनीकी रूप से लीगली तौर पे आपके हेडिंग सही है, लेकिन क्या नैतिक रूप से ही सही था? नैतिक क्या गलत है इसमें, आप मुझे समझाइए। तो मैं आपसे अगर डेट टू इक्विटी कन्वर्जन, आप यही पूछ रहे ना कि 50 लाख के स्टैम्प पेपर पे 90 करोड़ की डेट इक्विटी में कैसे बदल गई? अगर ये नैतिक रूप से गलत है तो नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके वित्त मंत्री जेल जाएंगे, क्योंकि यही काम सरकार एनसीएलटी में करती है, रोज करती है। यही काम सरकार एनसीएलटी में रोज करती है। जो कंपनियों पर कर्जा बढ़ जाता है, डेट बर्डन बढ़ जाता है, जिनकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, सरकार रोज उन कंपनी की डेट को इक्विटी में ट्रांसफर करती है। छोटा सा एग्जांपल अभी मुझे याद आ रहा है, भूषण स्टील, टाटा स्टील को बेचनी थी, जहां तक मुझे याद है टाटा स्टील को ही बिकी थी भूषण स्टील, उनका पूरा डेट इक्विटी में ट्रांसफर किया गया। सरकार एनसीएलटी में रोज ये काम कर रही है। तो ये नैतिक है, ये संवैधानिक है, ये लीगल है, ये टेक्निकल है, ये तो मैं फैसला आप पर छोड़ देती हूं। लेकिन अगर ये नैतिक नहीं है तो सरकार ये काम क्यों कर रही है? सरकार को भी नहीं करना चाहिए। जो चीजें अर्थ जगत में अमूमन चलती हैं, जिस तरह से कंपनियां चलाई जाती हैं, वही हमने भी किया। एक भी इसमें कोई घपला नहीं है, एक भी साक्ष्य आप कुछ नहीं कर। आपको ये नहीं लगता कि 11 साल से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं, और अगर वाकई में इसमें कुछ त्रुटि होती तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति, जिनको बर्दाश्त नहीं है सामने वाला उनके सामने बोले, वो इस मामले में 11वें साल तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते, 365वें दिन का इंतजार करते। इतना तो मेरे भाई आप भी मोदी जी को जानते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये 7वां झूठ बोला जा रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा होगा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना प्रियंका जी की, ना उनके परिवार के किसी सदस्य की इसमें कोई भी हिस्सेदारी है। मैंने 4 शेयर होल्डर्स के नाम आपको बताए, सोनिया जी, राहुल जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी और मोतीलाल वोरा जी। 2 शेयर होल्डर, दो डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर नहीं है, नॉन शेयर होल्डर डायरेक्टर सैम पित्रोदा जी और सुमन दुबे जी हैं। एक कोई और फर्जी केस रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ जरूर चल रहा होगा। आपने उनसे 23,000 डॉक्यूमेंट लिए हैं, 20 साल से आप उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मुझे तो ईडी के उन ऑफिसर पे तरस आता है जिनको कुप्रभावों के चलते ये सब करना पड़ रहा है। आपको मैं बार बार 20 साल बुलाऊं और वही सवाल दोहराऊं तो आपको मेरी क्षमता पर, मेरी कर्मठता पर तो सवाल उठाना चाहिए, और ये सवाल हम ईडी पर भी उठाते हैं। हर झूठे मामले में ये सिर्फ प्रतिशोध की गंदी राजनीति है और कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं ये रेपुटेशन को असैसिनेट करना है, कहीं ना कहीं
ये लोगों की रेपुटेशन को, लोगों की छवि को बर्बाद करना है। लेकिन ये देश राहुल गांधी क्या है, सोनिया जी क्या है, समझता है। ये देश जानता है कि आप अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन देने का दम भरते हैं तो वो इसलिए भरते हैं क्योंकि सोनिया गांधी जी इस देश में खाद्य सुरक्षा बिल लेकर आई। आप मेरे देश को इस कगार पर ले आए हैं कि आज 83% इंजीनियर और 50% MBA के पास नौकरी नहीं है। पियोन की नौकरी आती है, वहां पर PhD लाइन में खड़ा है। आपको पता है, इन सब बातों से अगर मुद्दे को भटकाना है तो ऐसी बातें शुरू कर दो जिस पर चर्चा होती रहे। मैम, एक चीज और देखी जा रही थी, जब ये मुद्दा उठा, आप लोगों का प्रदर्शन चालू हुआ, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इवनली बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस कार्यालय के घेराव की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जंग लग गया, थोड़ी और घेराव की हमारी कोशिश करें। और मुझे ऐसा लगता है कि गलत के में नहीं है, क्योंकि जब इस देश में जंगे आजादी चल रही थी, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो बीजेपी वाले माफीनामे और मुखबिरी कर रहे थे और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो हमारे डीएनए में है गलत के खिलाफ बोलना, हमारे डीएनए में है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, हमारे डीएनए में है अन्याय को न सहना। उनके डीएनए में नहीं है, क्योंकि वो माफीनामे और मुखबिरी लिखने वाले लोग हैं। जब हम भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के आह्वान पर कर रहे थे तो वो सरकारें चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, वो ब्रिटानिया हुकूमत के कदम चाट रहे थे। तो बीजेपी के डीएनए में नहीं है, ये सच है, ये हमारे डीएनए में है और हम करेंगे। इस देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के सबसे ऊंचे पद पर बैठे सर्वोच्च न्यायाधीश के खिलाफ बीजेपी का एक सांसद यह कहता है कि देश में गृह युद्ध उनकी वजह से चल रहे हैं। उससे पलड़ा झाड़ने का काम कुछ ही घंटों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी करते हैं। लेकिन पूरी की पूरी बीजेपी और तमाम मुख्यमंत्री उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो नड्डा जी बिल्कुल रबर स्टैंप है जो हम कहते हैं, या और ये सच है, आपको जो बुलवाना था आपने बुलवा लिया, आप धमकाना चाहते हैं और उसके बाद आप पलड़ा झाड़ने का काम कर रहे हैं। अगर इस देश में लेश मात्र भी कानून बचा है तो निशिकांत दुबे जी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो खुद अपनी डिग्री फर्जी होने पर मुकदमा लड़ रहे थे। वो इस देश के न्यायाधीश को गृह युद्ध फैलाने वाला बता रहे हैं। ये दिखाता है आपको कि सत्ता का नशा किस कदर सिर पर चढ़कर बोल रहा है। बिल्कुल है, और मुझे ऐसा लगता है वो अमित शाह की कलई खोल रहे हैं। अगर इस देश में गृह युद्ध हो रहा है, और मेरा मानना है मणिपुर में हो रहा है, अगर इस देश में गृह युद्ध हो रहा है तो ये किसकी विफलता है? ये हमारी विफलता है या आपकी विफलता है या गृह मंत्री की विफलता है? ये सत्ता में बैठे, सत्ता में काबिज जो 11 साल से लोग हैं उनकी विफलता है। अगर गृह युद्ध चल रहा है इस देश में तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी की विफलता है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी 2 साल होने को आ गए, मणिपुर नहीं गए तो नहीं गए। क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर? जाए मणिपुर, शांति की अपील करें, वहां गृह युद्ध चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि वो कलई अमित शाह की खोल रहे थे या सुप्रीम कोर्ट पर प्रभाव बना रहे थे। जो भी था, ये बहुत विकृत है, घृणित है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी न्यायपालिका में बहुत उम्मीद है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या क्या करने की कोशिशें नहीं करी हैं 11 साल में, अगर उस पर चर्चा करने के लिए आ जाएंगे तो पूरा दिन पूरी रात बीत जाएगी और फिर भी उनकी काली करतूतें खत्म नहीं होंगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि केस में कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड अर्थ जगत से जुड़ा हुआ रहा है, 20-25 साल पत्रकारिता अर्थ जगत की ही करी है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर सरकार के पास कोई भी तथ्य है। इनफैक्ट सरकार की चार्जशीट अपने ही डिपार्टमेंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। सरकार की चार्जशीट अगर मनी लॉन्ड्रिंग पर है तो पैसे का आदान प्रदान दिखाएं, पैसे का लेन देन दिखाएं। एक पैसे का लेन देन नहीं और मनी लॉन्ड्रिंग का आपने चार्ज लगाया हुआ है। तो मेरा अपना मानना है कि न्यायपालिकाओं पे हमें विश्वास है। ये सारी बातें मुद्दों से भटकाने के लिए, परेशान करने के लिए, छवि बिगाड़ने के लिए। नरेंद्र मोदी भी जानते हैं इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर वो कुछ प्रूफ कर पाए।
कांग्रेस ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है। किसी भी राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी राज्य में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। और अगर आपके यहां हमले हो रहे हैं, अगर आपके यहां वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वहां के पुलिस और प्रशासन का फेलियर है। लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ यहां पर यह भी कहना चाहती हूं, जो घुसपैठ की दावे किए जाते हैं, तो अमित शाह जी झुंझुना बजाने के लिए है क्या? क्या करने के लिए अमित शाह जी सरकार में बैठे हुए हैं? घुसपैठ, जब दिल्ली में इलेक्शन होगा दिल्ली में घुसपैठ हो जाएगा, यूपी में इलेक्शन होगा यूपी में घुसपैठ हो जाएगा, बंगाल में ये हो रहा है बंगाल में घुसपैठ। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कहां बैठ के कीर्तन करते हैं? आप क्यों नहीं ये बॉर्डरों की रखवाली कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, बंगाल के जो गवर्नर थे, उनसे बड़े तो हम नहीं है। बंगाल के गवर्नर उस जगह गए, उन्होंने तो कोई रिपोर्ट नहीं दी। मैं तो चाहती हूं कि हर जगह का गवर्नर उतना सजग, उतना कर्मठशील हो जितना बंगाल का गवर्नर है। मणिपुर की गवर्नर ने भी तो चिट्ठी लिखी थी सरकार को और रो रो कर कहा था मणिपुर जल रहा है, बचा लीजिए मणिपुर को। आपको पता है ना उनके साथ क्या हुआ? उन गवर्नर को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया और मणिपुर को कई महीनों के लिए गवर्नर विहीन कर दिया गया। तो इसमें क्या सवाल बनता है? असलियत यह है, सरकार जो राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है, और अगर वो विफल होती है हम उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन का फेलियर है, तो मैं बिल्कुल आवाज उठा रही हूं। लेकिन किस हर चीज में ओछी, गंदी, भोंडी राजनीति करना, यह बीजेपी का चरित्र है, हमारा नहीं है। किसका? इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन 4 साल का बच्चा आपको बाहर सड़क पे बता देगा कि नरेंद्र मोदी डरपोक है, उनको बिहार के पहले मुद्दा भटकाने के लिए एक विषय चाहिए था और वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि क्योंकि कलई खुल रही है अडानी पर और तमाम चीजों पर, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन ये है। धन्यवाद।